Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me, Aurangzeb, from the Department of Physics, Britain International College Network, मुल्तान. मैं आप लोगों को ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क मुल्तान की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ. चैप्टर नंबर 1 की बेटे जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उस प्लेलिस्ट का आज हम लोग उस चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डायमेंशन का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स जो है वो दी थी, क्योंकि ज़्यादा उसकी एग्जांपल्स तो काफ़ी सारी हैं. जितने भी फार्मूलाज हैं हम उन सब की डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वीडियो पे ऐसा पॉसिबल नहीं है. नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो आप लोग जो है वो उकता जाते हैं. तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस समझाया है. तो वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. उसके बाद आज जो है वो हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपके पास, दैट नेम द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना इन विच इन नेचर विच सर्व अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर नाम लिखने हैं रिपीटेटिव फिनोमेना के जो नेचर के अंदर हो रहे हैं और जो हमें जो है वो स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड जो है वो दे सकें. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रिपीटेटिव फिनोमेनाज होते कौन से हैं. लेकिन जी वो फिनोमेनाज जो अपने आप को एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करें, उनको हम लोग रिपीटेटिव फिनोमेना कहते हैं. ठीक है, दोज फिनोमेना which repeat itself after an equal interval of time are known as repetitive phenomena. यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने रिपीटेटिव फिनोमेना के बारे में पहले बताना है, फिर आप लोगों ने एग्जांपल्स देनी है. ठीक है, तो एग्जांपल्स आप लोगों के पास दैट यहाँ पर रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. तो ये सारी की सारी वो एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास जो है वो रिपीटेटिव फिनोमेनाज की एग्जांपल्स हैं. ठीक हो गया जी बेटा. इस क्वेश्चन के आंसर के बाद दूसरे सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, दैट गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज अ पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड. तो क्या हम लोग स्टैंडर्ड टाइम या टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है हम लोग सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को यूज नहीं कर सकते एज अ टाइम स्टैंडर्ड. उसकी वजह ये आप देख सकते हैं, दैट सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है बच्चे, वो बराबर है टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. तो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैंने आप लोगों के सामने जो है वो लिखा है बेटा. तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर. तो ना तो हमारी लेंथ कांस्टेंट है, बिकॉज गर्मियों में और सर्दियों में जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है लेंथ. तो समर के अंदर जो है वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, और गर्मियों में सर्दियों में जो है वो लेंथ कम हो जाएगी, उसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा. इसी तरह से जो जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी जो वैल्यू है वो भी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है अपनी लोअर क्लासेस के अंदर ये रिलेशन, दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर. तो जैसे ही आप जमीन की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जो जी है बेटा उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. तो इसलिए हम मुल्तान में हैं तो जी की वैल्यू कुछ और है, हम लोग मरी चले जाएंगे तो जी की वैल्यू कुछ और होगी, हम लोग कराची चले जाएंगे तो जी की वैल्यू कुछ और होगी. तो इसलिए हम लोग सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड या टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये फिक्स नहीं रहता, ये लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों से चेंज होता है इसलिए. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है जी, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड मोल. तो हमारे पास 2 यूनिट्स हैं जी. ठीक है, एक है हमारे पास किलोग्राम, दूसरा है हमारे पास मोल. तो जिस वक्त हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस की, मतलब मेरा कहने का यहां पर ये है, हम लोग बात करेंगे सॉलिड की और लिक्विड की, तो तब हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो यूनिट होगा हमारे पास जिस वक्त हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर की. ठीक है, तो फिर हम लोग जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के कितनी मादे की मिकदार जो है वो है हमारे पास. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैस. इसको हम लोग मैस भी बोलते हैं और मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम है. तो जिस वक्त हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर की, तो उस वक्त हम लोग बेसिकली यूज करेंगे किलोग्राम. ठीक है, यहां पर मेरी जो मुराद है वो है सॉलिड और लिक्विड से. और जब हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस की, ठीक है, तो उस वक्त
वक्त हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे बेटे वो यूनिट होगा मोल। और मोल का फायदा क्या है जी? मोल का फायदा ये है कि जब भी आप किसी भी चीज का एक मोल कंसीडर करते हैं या एक मोल लेते हैं आप, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेम रहते हैं, दैट 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, समझ आ गई जी आप लोगों को या नहीं? ठीक है, मैं एक दफा फिर जो है वो रिपीट कर देता हूं। व्हेन वी आर कंसर्न विद क्वांटिटी ऑफ मैटर देन वी यूज किलोग्राम, एंड व्हेन वी आर कंसर्न विद अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस देन वी यूज मोल। ठीक है जी, ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थैंक यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन टाइम। तो अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको स्टॉप वॉच से मेजर करें तो कितनी तरह के एरर उसके अंदर हो सकते हैं जी? देखें, उसके अंदर जो एरर हो सकता है, पहला एरर सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की खराबी। ठीक है, स्टॉप वॉच जो है वो फॉल्टी हो सकती है, स्टॉप वॉच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो सही नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास पर्सनल एरर हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसान, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास सिंपल पेंडुलम की बॉब है, हमने यहां से जैसे ही बॉब को ड्रॉप किया उसी वक्त अगर पर्सन ने स्टॉप वॉच का बटन प्रेस नहीं किया तब भी स्टॉप वॉच का जो टाइम पीरियड है वो आएगा खराब हमारे पास। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास पर्सनल एरर जो है वो एरर जो है वो पॉसिबल हैं उसके अंदर। ठीक है जी, और रैंडम एरर भी हो सकता है कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से या फिर किसी भी अननोन कॉज की वजह से। तो ये पॉसिबल एरर्स हैं जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के अंदर हो सकते हैं जब हम उसको मेजर करेंगे स्टॉप वॉच से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है, डज डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डायमेंशन एनालिसिस जो है, मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया है कि हमारे पास कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास कांस्टेंट है बेटा इस फार्मूले के अंदर 2π, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के जो कांस्टेंट होते हैं उसकी तो डायमेंशन एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, बट जो दूसरे हमारे पास कांस्टेंट हैं लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, इस तरह के जो कांस्टेंट हैं उनकी हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देता है डायमेंशन एनालिसिस। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक तो अलजेब्रिक कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन जो है वो डायमेंशन जिनकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन एनालिसिस नहीं देता, और बाकी जो दूसरी हैं ये इस तरह की स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनकी डायमेंशन हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की जो है वो क्या डायमेंशंस जो है वो हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों को डायमेंशन वाले वीडियो के अंदर भी बताई है दैट प्रेशर जो है बेटा वो बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उस वीडियो में हमने डिटेल से बात की है फोर्स की डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन वहां पर आपको बताया गया बेटा कि बराबर होती है mL/T-2। ये बेटे आप लोगों के पास फोर्स की डायमेंशन, और एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ की दो डायमेंशंस या लेंथ की दो मल्टीप्लिकेशन एरिया के अंदर शामिल हैं, तो एरिया की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी L²। तो आप लोग देख सकते हैं इनको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी। ये एक L जो है वो इससे कट जाएगा बेटा, बाकी आपके पास कैपिटल M, ये L ऊपर जाकर हो जाएगा L-1, और ये बेटे आपके पास आ जाएगा T-2। तो ये आप लोगों के पास प्रेशर की जो है वो आ जाएगी जी डायमेंशन। बिल्कुल सेम इसी तरह से डेंसिटी जो है बेटे वो बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के। तो मास की डायमेंशन जो है वो तो कैपिटल M होगी, और वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा बेटा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको बताया गया था पिछली वीडियो के अंदर भी। तो लेंथ विड्थ मतलब लेंथ, और लेंथ फिर परपेंडिकुलर इस लेंथ के, और फिर जो लेंथ है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो लेंथ की 3 मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास वॉल्यूम में शामिल होती हैं। तो वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास L3। ठीक है, तो डेंसिटी जो है बेटा उसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास बन जाएगी दैट ये L3 ऊपर जाएगा तो mL-3, ये हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसके अंदर एक और जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन इस डायमेंशन के बाद है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। वो एक फार्मूला है, आप लोग अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। V इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला जो फार्मूला है, उस फार्मूले को वो कहता है कि जी आप चेक करें कि क्या 3 एक ऑप्शन जो है वो उसने दिए हुए हैं वहां पर। वो कहता है जी आप चेक करें कि क्या
चेक करें कि क्या कौन सा फार्मूला जो है वो सही है इसका। तो उस फार्मूले को अगर आप लोगों ने चेक करना है तो वो भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस वाले फार्मूले से ही उसको चेक कर सकते हैं। तो वो आप लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस की कुछ प्रैक्टिस करवा दी है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला जो फार्मूला है उसकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा में फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो बराबर होती है 1/t के। नंबर फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को पता है कि ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करना है 1/t, और उसकी जो डायमेंशन हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी t-1, क्योंकि 1/t है ना, तो t ऊपर जाकर हो जाएगा t-1। और लैम्डा को हम लोग चूंकि मीटर में मालूम करते हैं, लैम्डा आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा कहते हैं, उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए उसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल L होगी। इस तरह से आप लोग उसको v इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूले को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे v और एफ लैम्डा दोनों का जवाब जो है वो बराबर आएगा। इसके बाद बेटे हमारे पास है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, ये सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर वो कहता है जी सबसे पहले तो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस प्रॉब्लम में। इन्फॉर्मेशन क्या है जी? लाइट ईयर की इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। दैट लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो फासला है जो लाइट एक साल के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। एक तो लाइट ईयर की डेफिनेशन है ये याद कर लेनी है आपने, ये बोर्ड में पूछी गई है। और दूसरा आप लोगों ने याद रखना है दैट लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है, इसका जो यूनिट है, ठीक है, ये याद रखिएगा बात। लाइट ईयर फासला है, लाइट ईयर टाइम नहीं है, ठीक है। तो अक्सर औकात बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट ईयर जो है वो टाइम है या फिर डिस्टेंस है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद उसने पूछा दैट हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर के अंदर उसने पूछा है कि कितने जो है वो मीटर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला इस्तेमाल किया S इज इक्वल टू VT। v जो है यहाँ पर उसको हमने स्पीड ऑफ लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और उसके बाद टाइम जो है वो कितना होता है एक साल के अंदर, एक लाइट ईयर के अंदर, तो वो आप लोग देख सकते हैं जी एक साल के अंदर कितने जो है वो हमारे पास टाइम होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, एक साल जो है, एक साल के अंदर आपको पता है 365 जो है वो दिन होते हैं, ठीक है। और ये फिर 365 जो है ये वैसे का वैसे ही आ गया, और एक दिन के अंदर कितने घंटे हैं जी? 24 आवर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 365 और 24 को वैसे लिख दिया। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। तो फिर ये 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 ये वैसे ही, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 60 सेकंड होते हैं। इनको जिस वक्त आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी इसका जवाब 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकंड। तो ये हमारे पास एक साल के अंदर जो है वो इतने सेकंड होते हैं। तो फार्मूला था हमारे पास S इज इक्वल टू CT, स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों को पता है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और जो हमारे पास टाइम है वो है जी 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास जवाब आ जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। ये हमारे पास मीटर्स हैं एक लाइट ईयर के अंदर, ठीक है जी। दूसरी जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है वो उसके 3 पार्ट हैं। उसमें वो पूछता है हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, इन 1 ईयर सॉरी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया जी, एक साल के अंदर 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकंड होते हैं। फिर उसने पूछा हाउ मेनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने नैनो सेकंड जो है वो होते हैं। तो आपको पता है ये एक सेकंड जो है वो 10 की पावर 9 नैनो सेकंड के बराबर होता है। इस बात का अंदाजा है जी आपको, मैंने स्लाइड के अंदर भी आपकी आसानी के लिए दिखाया हुआ है। दैट 10⁻9 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻9 नैनो सेकंड। तो जहां ये लिखा हुआ है सेकंड, तो एक सेकंड की जगह पर, ये एक सेकंड की जगह पर आप लोग लिख दें 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, ठीक है। तो एक साल जो है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी बता देता हूँ अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो। एक सेकंड जो है बच्चों वो बराबर है हमारे पास 10⁻9 नैनो सेकंड के, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक साल जो है वो बराबर होता है, मैंने आपको अभी बताया 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकंड। एक साल में 3.15 ज़रब 10 की पावर 7 जो है वो सेकंड हमारे पास होते हैं। तो अब चूंकि ऊपर मैंने लिखा है 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻9 नैनो सेकंड, तो इस सेकंड की जगह पर आप लोग रिप्लेस कर दें 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, और सेकंड की जगह पर आ जाएगा ज़रब 10 की पावर 9 नैनो
सेकंड। तो 9 और 7 इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 16 नैनो सेकंड। तो एक साल के अंदर 3.15 ज़रब 10 की पावर 16 नैनो सेकंड होते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर वो पूछता है जी आप बताएं एक साल में कितने एक सेकंड में कितने साल होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो तो हमने कैलकुलेट कर ली है कि एक साल के अंदर ये सेकंड है। अब वो पूछ रहा है जी एक सेकंड में कितने साल हैं। तो सेकंड को इधर ही रहने दें, ये जो आपके पास चीज है 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 7 इसको उधर जाकर डिवाइड कर दें। तो 1 डिवाइडेड बाय 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 7 इसका आंसर 10 की पावर 7 जब ऊपर आएगा तो वो ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -8 ईयर। तो ये एक सेकंड के अंदर ईयर्स होते हैं। इससे आगे जो आपके पास एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है जी हमारे पास कि लेंथ और विड्थ आपको रेक्टेंगुलर प्लेट की दी गई है। ठीक है, लेंथ कितनी है जी आपके पास 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो आप लोगों के पास है 12.80 सेंटीमीटर। आपने एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एरिया जिस वक्त हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं जी वो हमारे पास आता है 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में हम लोगों ने वहां पर डिस्कशन की थी कि कोई भी वैल्यू जो होती है उसको हम लोगों ने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना होता है। तो यहां तो राउंड ऑफ करके ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आया 194.84, ये आया जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है तो इसलिए पीछे वाला जो डिजिट जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये जो 8 है बच्चों ये 5 से बड़ा है तो इसकी वजह से पीछे वाले डिजिट के अंदर हम लोग एक ऐड करेंगे तो ये 196 हमने अप्रोक्सीमेटली इसका जो है वो जवाब लिख दिया। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेट ना लिखें तो फिर इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए था। तो फिर इसका आंसर आपको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वीडियो के अंदर बताया। अगर आप लोगों को नहीं है याद तो आप लोग एक दफ़ा दोबारा वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है 12.3 ये लेंथ है हमारी और दूसरा हमारे पास जो है बेटा विड्थ है 12.80। तो हमारा जो आंसर है मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है कि पॉइंट के बाद ये एक सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा जो है वो आंसर होना चाहिए। तो यहां हमने चूंकि एरिया है मल्टीप्लिकेशन किया राउंड ऑफ करके इसको हमने 196 कह दिया। चौथा जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसमें वो कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। दैट f इज इक्वल टू GMM ओवर r स्क्वायर। ये g जो है ये यहीं रहने दें, बाकी चीज़ों को उस साइड पर लेकर जाकर आप खुद जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है जी आपने यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके आपने बताना है कि क्या E इज इक्वल टू MC स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर एनर्जी आपको पता है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ये है जी एनर्जी। और एनर्जी जो है वो हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो आप उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं बेसिकली। तो एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम है। तो वर्क एनर्जी जो है वो बेटा वो बराबर आ जाएगी वर्क के। ठीक है, और मैस की डायमेंशन आपको पता है कैपिटल M है, बल्कि डायमेंशन अभी हम थोड़ी देर के बाद जो है वो इनकी अप्लाई कर लेते हैं। वर्क जो है वो बेटा फिर आपको पता है बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया जी थोड़ा सा। फोर्स की डायमेंशन आपको बहुत दफा बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दैट ML/T -2 और उसके बाद डिस्टेंस जो है उसकी डायमेंशन आप लोगों के पास L आ जाएगा। यहां पर मैस की जो डायमेंशन है जी वो आपके पास है कैपिटल M। और जो वेलोसिटी है बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास LT -1। ठीक है जी, और इसके ऊपर स्केयर भी है। तो ये वाला स्केयर जब यहां पर आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास M L स्केयर T -2 और ये भी आप लोगों के पास M, ये वाला L और ये वाला L ये L स्केयर हो जाएगा और ये T -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब जो है वो बराबर है। तो E इज इक्वल टू MC स्केयर इज डायमेंशनली करेक्ट या फिर डायमेंशनली कंसिस्टेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर या कोई बात आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट वाले सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं जी। थैंक यू सो मच।